एक व्यक्ति से मिलता है दूसरे व्यक्ति से और कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं उसका डबल करके दूंगा। ये व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है और उसको 25,000 दे देता है। फिर कुछ दिनों के बाद 25,000 के बदले उसको सामने वाला व्यक्ति 50,000 दे देता है। फिर ये कुछ टाइम बीतता है तो उसको वापस से फिर ये 1,00,000 देता है। अब वो व्यक्ति फिर से इसको 1,00,000 के बदले कुछ दिनों बाद 2,00,000 दे देता है। अब ये व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम ये कैसे करते हो? अगर मैं तुमको 25,000 दे रहा हूँ तो तुम 50,000 देते हो, और जब 1,00,000 देता हूँ तो 2,00,000 देते हो। तो व्यक्ति बताता है कि जो तुम पैसे देते हो उसका मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, फिर जब उसका रेट बढ़ जाता है तो फिर मैं उसको बेच देता हूँ, और जो उसमें से जो मुनाफा होता है उसमें से तुम्हारा पैसा देता हूँ और बाकी कुछ मुनाफा मेरे पास भी बच जाता है। अब इस व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है और ये अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से तकरीबन 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है और 30 लाख रुपए लेकर उस शख्स को दे देता है कि इसके बदले मुझे अब 60 लाख मिलेंगे। लेकिन उस शख्स को जैसे ही 30 लाख मिलता है वो शख्स इस पैसे को लेके भाग जाता है। फिर न तो वो शख्स कभी नजर आता है और न तो उसका फोन कभी लगता है। फिर ये व्यक्ति एक ऐसा खौफनाक साजिश रचता है जिसे आप सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी यूपी के गाजियाबाद जिले से है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था उमेश शर्मा। उमेश शर्मा अपने फैमिली के साथ वहाँ गाजियाबाद में इसका घर था, वहाँ रहता था। पत्नी थी, इसके बच्चे थे। फिर इसको एक शख्स मिलता है जो इससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं उस पैसों का डबल करूंगा। ये 25,000 देता है, बदले में 50,000 मिल जाता है। फिर 1,00,000 देता है, बदले में 2,00,000 मिलता है। लेकिन एक बार ये अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से तकरीबन 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है और वो पैसे दे देता है, और उस शख्स को पैसे मिलते ही वो शख्स भाग जाता है। उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है और वो शख्स दोबारा इससे नहीं मिलता, उमेश से नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब इसके घर लोग, जो इसके रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, वो पैसों का तकाजा करने के लिए इसके घर आए दिन आते रहते थे, जिससे तंग आ चुका था और परेशान परेशान हो चुका था। और इसका वो हल ढूंढने लगा था कि अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिसके ये लोग जो आ रहे हैं वो न आए। फिर तभी इससे एक और शख्स मिलता है। वो शख्स था अमित, उसका नाम था अंकित, उसका नाम था अंकित खोखर। अंकित खोखर जो उमेश शर्मा था उसके ससुराल के गांव के था। उमेश शर्मा का ससुराल था बागपत में, बागपत का ही अंकित खोखर था। जब आया वहाँ तो ये पीएचडी का स्टूडेंट था, लखनऊ में एडमिशन कराया हुआ था और गाजियाबाद इसको रूम चाहिए था और वहाँ रह कर ये तैयारी करना चाहता था। तो उसके पास गया, उसने अपने ही मकान में उसको रूम दे दिया उमेश शर्मा ने। और जो अंकित खोखर था, इसको उमेश शर्मा का साला जिसका नाम परवेश था वो लेकर गया था वहाँ पे। अब ये वहीं रहने लगा और इस तरह रहने लगे थे कि लग रहा था कि एक ही फैमिली के हों ये लोग। फिर धीरे धीरे ये लोग आपस में बातें करते और एक दूसरे के बारे में अपना दुख सुख सब बताते। फिर जो अंकित खोखर था उसको इतना विश्वास हो जाता है उमेश शर्मा पर कि अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, कितना उसके पास धन दौलत है, उसके साथ उसके आगे पीछे कौन है, सब बताता है। तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी अंकित खोखर के पास, लेकिन उसके माता पिता का देहांत हो चुका था 2013 में ही, और ये अकेला था, अपने माता पिता का इकलौता था और ये अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा संपर्क में नहीं रहता था। फिर कुछ दिन बीतता है तो एक रोज अचानक अंकित खोखर गायब हो जाता है। फिर उसके दोस्त उसको फोन करते हैं तो अंकित खोखर ना तो कोई फोन रिसीव करता है और न ही वो दोबारा कभी मिलता है। सिर्फ व्हाट्सएप पर कुछ बातें हो जाती थी और लेकिन फोन रिसीव नहीं करता था अपने दोस्तों का। अब जब व्हाट्सएप पे चैटिंग द्वारा ये लोग बातें कर रहे थे तो इनके जो दोस्त थे उनको कुछ शक होता है और वो जहाँ अंकित खोखर रूम लेकर आता था वहां पहुंच जाते हैं वो लोग। जब वहां आते हैं तो उमेश शर्मा मिलता है, उससे पूछते हैं कि यहाँ अंकित नाम का एक लड़का रहता था रूम लेके, वो कहाँ है? तो वो शख्स कहता है, उमेश शर्मा कहता है कि वो कुछ दिन पहले रूम छोड़ चुका है और यहाँ से वो जा चुका है। इन लोगों को विश्वास नहीं होता है और उससे कहते हैं कि हमें अंकित का रूम देखना है, आप रूम दिखा दो। तो रूम, जो मकान मालिक था उमेश शर्मा जो था, मना कर देता है और रूम नहीं दिखाता है। अब ये लोग सीधे पुलिस के पास आते हैं
पुलिस के पास आकर शिकायत करते हैं कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम अंकित खोखर है और गाजियाबाद के इलाका पड़ता है मोदी नगर, वहाँ रूम लेकर रहता था, उमेश शर्मा का मकान है। लेकिन वो काफ़ी दिनों से गायब है, उसको फ़ोन करने वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई दे रहा है और हमें शक है कि उसका मोबाइल कोई और यूज कर रहा है और अमित खोखर के पास उसका मोबाइल नहीं है। पुलिस इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेती और जब जो उसके दोस्त थे वो जिद करने लगते हैं तो पुलिस उसका नंबर लेके अंकित खोखर का नंबर लेके सर्विस लांच पे लगाती है। तो पता चलता है कि अंकित का मोबाइल लोकेशन द्वारा पता करती है तो पता चलता है कभी मोबाइल ऋषिकेश में जा रहा है, कभी हरिद्वार में जा रहा है, ऐसे ही काफ़ी इलाकों में हर जगह जगह मोबाइल उसका जा रहा है। तो पुलिस कहती है कि अंकित बिल्कुल ठीक है और वो घूम रहा है, कभी ऋषिकेश जा रहा है, कभी हरिद्वार जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको दोस्तों को विश्वास नहीं होता है और कहते हैं कि जो रिप्लाई आ रहा है वो अंकित खोखर नहीं कर रहा है। अगर अंकित खोखर करता तो कभी भी हम लोगों को तुम नहीं कहता था या तू नहीं कहता था, हमेशा आप करके ही बातें करता था। और जो हम लोगों के पास रिप्लाई आ रहा है जिसमें मैसेज का, तो उसमें जो लिखा हुआ आ रहा है उसमें तू लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें शक है कि उसका मोबाइल कोई और यूज कर रहा है और आप एक बार मकान मालिक को उठाइए, उससे पूछताछ कीजिए। तो पुलिस इन लोगों के जिद के सामने हार जाती है और फिर उमेश शर्मा को उठाती है, उस मकान मालिक को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ होती है तो मकान मालिक पुलिस को गुमराह करता रहता है और कुछ बताता नहीं है। फिर जब पुलिस सख्ती करती है तो उमेश शर्मा टूट जाता है और बताता है कि हाँ हमने उसको मार दिया, उसका कत्ल हो गया है। तो अब पुलिस को जब वो बताया मौत हो चुकी है उसकी, तो अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर क्यों तुमने मारा। तो जो उमेश शर्मा है वो बताता है कि मैं काफ़ी कर्ज ले चुका था पैसे को डबल करने के चक्कर में और लोग मेरे घर आ रहे थे बार बार पैसों का तगाजा करने के लिए, तभी अंकित खोखर मिला। तो वो अपने बारे में बताया कि उसके पास काफ़ी धन दौलत है, काफ़ी प्रॉपर्टी है और वो अपने कुछ प्रॉपर्टी बेचकर शहर में एक ज़मीन लेकर घर बनवाकर वहाँ रहना चाहता था। तो फिर हमने भी उससे उसको चढ़ाया कि यहाँ बेचो और यहाँ घर लो। तो अपने घर गया, वहाँ जाकर वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ का संपत्ति बेचकर वापस गाजियाबाद आ गया। जब गाजियाबाद आया तो मैंने उसे यानी कि उमेश शर्मा वो उससे 40 लाख रुपए उधार लेता है और लेने के बाद जितना उसके ऊपर कर्ज था वो चुका देता है, वो कर्ज 40 लाख रुपए का, और उससे बताता है अंकित से कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये बिजनेस नहीं करता है। फिर उसके पास अंकित के पास अभी भी 60 लाख रुपए बचे हुए थे। तो अभी भी इसके अंदर एक साजिश चल रही थी, एक ऐसी साजिश जिसे आप सुनेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। ये अपने जो साला था इसका प्रवेश उसको बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि मैंने तो इससे 40 लाख रुपए निकलवा लिए हैं, अब इसके पास 60 लाख रुपए बचे हैं और वो भी निकलवाने हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि अंकित खोखर को मार दिया जाए और मारकर जितने भी इसके अकाउंट में पैसे हैं सब निकाल लिया जाए। ये प्लान बनाने के बाद एक रोज साथ में ही खाना खा रहे थे तीनों। खाना खाने के बाद अंकित वहीं बैठा था और ये लोग बातें करने लगे। बात करते करते उमेश शर्मा अंकित के पीछे गया, पीछे जाने के बाद अंकित का गर्दन पकड़ लिया। जब अंकित का गर्दन पकड़ा तो अंकित को लगा कि उमेश मजाक कर रहा है और वो हंसने लगा और कह रहा है कि छोड़ो क्या कर रहे हो। फिर उसने उसके गर्दन को थोड़ा तेज पकड़ लिया और अब गर्दन दबाने लगा। तो अंकित को लगने लगा कि अब ये लोग मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। अपना हाथ पैर चलाने लगा और छटपटाने लगा। तभी वहीं प्रवेश मौजूद था, उसने अंकित का हाथ पैर पकड़ लिए और फिर ये लोग उतने टाइम तक पकड़े रखे गर्दन और हाथ पैर की जब तक कि वो मर नहीं गया। उसके मरने के बाद ये लोग बाजार जाते हैं, बाजार से आरी और कुछ चाकू लेकर आते हैं। सबसे पहले इसका गला काटते हैं, गला काट कर अलग कर देते हैं धड़ से। फिर ये इसके शरीर और जो गला था, जो शरीर अलग था और धड़ अलग था, ये लोग उठा के उसको बाथरूम में रखते हैं। बाथरूम में तब तक रखते हैं जब तक कि खून पूरी ना निकल जाए। जब खून पूरी निकल जाती है तो ये लोग अब काटने के लिए बैठते हैं, उसके बॉडी को टुकड़ा करने के लिए। अब उसके बॉडी को टुकड़े करते हैं, तकरीबन 6 टुकड़े किए थे और ये पॉलीथीन भी साथ में बाजार से लाए थे। फिर ये उन टुकड़ों को पॉलीथीन में रखते हैं। पॉलीथीन में रखने के बाद अपने दोस्त की गाड़ी मंगाते हैं और उस गाड़ी में रखकर लेकर निकल जाते हैं अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ये लोग गंग नहर में कुछ टुकड़े फेंके, फिर एक एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे पर कुछ टुकड़े फेंके और फिर एक जंगल है खतौली जंगल, उस जंगल में भी कुछ टुकड़े फेंक कर और ये लोग जब लाश
पूरा ये खत्म हो गया तो ये वापस घर आ गए। घर आने के बाद अब जो अंकित का मोबाइल था वो यही यूज करने लगे और उधर से फोन आता तो रिसीव नहीं करते, सिर्फ रिप्लाई देते थे व्हाट्सएप पर, मैसेज का रिप्लाई दे दिया करते थे। अब ये लोग एटीएम और मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अंकित का मोबाइल साथ में लेकर जा रहे हैं और अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर जा रहे थे। फिर जब दोस्तों ने इसके पास फोन करना शुरू कर दिया, ज्यादा फोन करने लगे, तो फोन रिसीव नहीं हो रहा था, ये लोग रिसीव नहीं कर रहे थे और सिर्फ व्हाट्सएप पर ये लोग रिप्लाई दे रहे थे। तो दोस्तों को शक हुआ और दोस्त पुलिस के पास पहुंचे और फिर पुलिस ने जब अंकित को उठाई, पूछताछ की, तो ये कहानी सामने आई। पुलिस ने अंकित से उससे पूछा, उमेश शर्मा से पूछा कि तुमको इस चीज का पछतावा है? तो उमेश शर्मा कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अंकित को नहीं मारता तो जिनसे मैं कर्ज लिया था वो लोग मुझे मार देते, तो इस वजह से मुझे पछतावा नहीं है। और उमेश शर्मा बताता है कि हमें विश्वास था कि हम तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो अंकित अंकित खोखर है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, न तो बाप है न तो माँ है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे, और रिश्तेदार हैं तो उससे ज्यादा ये संपर्क में नहीं रहता है, तो कोई ढूंढेगा नहीं इसको, तो पुलिस तक ये बात नहीं जाएगी और पुलिस हमारे तक नहीं आएगी। हमें ये विश्वास नहीं था कि दोस्त भी उसको ढूंढेंगे और इस तरह ढूंढेंगे कि वो पुलिस तक पहुंच जाएंगे और पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी।